आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर वाइज हम देखेंगे, एक एक चैप्टर्स के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पुनरीक्षण पुनरीक्षण शब्द में मुख्य रूप से कितनी बातें कही जा सकती हैं? इसका उत्तर क्या होगा? 2 बातें कही जा सकती हैं। दूसरा क्या है? पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जो संशोधन होता है पुनरीक्षण करते समय, उनको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधन का भाग है, कौन सा भाग है? भाषाई संशोधन और संकल्पनात्मक संशोधन, दोनों भाग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुदित पाठ की परिभाषा कैसी होनी चाहिए? मानक होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है कि अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में कितने शब्द प्रचलित हैं? अनुवाद का मूल्यांकन करने के लिए अंग्रेजी में कितने शब्द प्रचलित हैं? 2 शब्द प्रचलित हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति है, कौन सी पद्धति? पुनर्अनुवाद आधारित मूल्यांकन, दूसरा है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। दोनों सही होंगे। अनुवाद मूल्यांकन की 2 पद्धतियाँ होती हैं। आगे हम देखेंगे अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार होते हैं। अनुवाद का मूल्यांकन करने के लिए कितने आधार होते हैं? 4 आधार होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नायडा और टेबर ने अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार बताए हैं? नायडा और टेबर ने अनुवाद के कितने आधार बताए हुए हैं? 3 आधार। नायडा और टेबर ने अनुवाद मूल्यांकन का आधार बताया है, इसका सही आंसर तीनों जो बताए हैं, तीनों आधार वह कौन कौन से हैं? पठनीयता द्वारा बोधन, संदेश का सहज संप्रेषण, अनुवाद की पर्याप्तता से पाठक की अभिरुचि। ये तीनों नायडा और टेबर ने अनुवाद के मूल्यांकन का आधार बनाया है। अगला है हमारा, अनुवाद मूल्यांकन का आधार है, कौन सा है? बोधन परीक्षण, सस्वर पठन, क्लोज परीक्षण, तीनों। इसका सही आंसर है अनुवाद मूल्यांकन के तीनों हैं, क्लोज परीक्षण, बोधन परीक्षण, सस्वर पठन। अगला हमारा प्रश्न है, अनुवाद समीक्षा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा के कितने आयाम हैं? साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा के कुल कितने आयाम हैं? कुल 2 आयाम हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अनुवाद समीक्षा के अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द कौन से हैं? अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? क्रिटिसिज्म और रिव्यू दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए? समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, सरकारी कार्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कहा जाता है? सरकारी कार्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कार्यालयी भाषा कहा जाता है। राष्ट्रपति के किस सन के आदेश के बाद कार्यालयी हिंदी के अनुवाद कार्य ने गति पकड़ी है? किस सन में राष्ट्रपति ने आदेश दिया हुआ था जिसके पश्चात कार्यालयी हिंदी ने गति पकड़ ली थी? वह कौन सा सन था? वह था 1955। आप ध्यान से क्वेश्चन और आंसर दोनों देखते जाइए, आपको यहाँ सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 10/1/1965 को लागू किस धारा के अनुसार केंद्रीय अधिनियम में के अधिनियमों के आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई है? कब की गई? 5I में, 5 फर्स्ट में। 19/5/1969 को लागू किस धारा के अनुसार राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गई? किस प्राधिकरण के द्वारा की गई थी? 6वें प्राधिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, आलेख को अंग्रेजी में कहते हैं, आलेख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम ड्राफ्ट भी कहते हैं और राइटिंग भी कहते हैं। कॉन्फिडेंशियल को हिंदी में कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियल को हिंदी में कहते हैं गोपनीय। देखिए आपके ये पारिभाषिक शब्दावली पाठ का है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, किस सन में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में। किस सन में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में। बैंक अनुवाद का प्रमुख तत्व कौन सा है? विषय विशेषज्ञता, भाषाधिकार, सटीक शब्द चयन, तीनों हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऑडिट के लिए हिंदी शब्द है, ऑडिट को हिंदी में क्या कहा जाता है? लेखा परीक्षा। रेंट के लिए हिंदी शब्द कौन सा है?
भाड़ा, किराया, लगान तीनों ही रेंट के लिए हिंदी शब्द हैं। क्लर्क का हिंदी अनुवाद क्या है? लिपिक। अगला प्रश्न है, स्टेनोग्राफर का हिंदी अनुवाद क्या है? स्टेनोग्राफर को हिंदी में आंसू लिपिक कहते हैं। बैंक संबंधी सामग्री का रूप है, बैंक संबंधी सामग्री का रूप है नियम विनिमय, आवेदन पत्र, रसीदें, दस्तावेज आदि, और विज्ञापन तथा प्रसार सामग्री तीनों सही हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस सन में न्यायालयों ने में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी कर देने का प्रस्ताव दिया गया था? फारसी के स्थान पर अंग्रेजी कर देने का प्रस्ताव किस सन में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1803 में। हिंदी की विविध शब्दावली का संग्रह और प्रकाशन का सर्वप्रथम श्रेय किसको मिला है? किसको मिला है? H.H. विल्सन को मिला हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, H.H. विल्सन ने किस सन में ग्लोरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स प्रस्तुत किया? कब प्रस्तुत किया था? सन 1855 में। किस सन में विधि शब्दावली का प्रकाशन हुआ? 1970 में। अगला प्रश्न हमारा है, विधि शब्दावली का नया संस्करण कब मिला? विधि शब्दावली का नया संस्करण 1984 में मिला। विधि शब्दावली करने के लिए कितनी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है? 2 बातों का। राइट का हिंदी अनुवाद क्या है? राइट का हिंदी अनुवाद अधिकार है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्वान I.A. रिचर्ड्स ने भाषा के कितने प्रमुख प्रयोग बताए हैं? उन्होंने 2 प्रयोग बताए हैं। संप्रेषण के स्तर पर अनुवाद प्रक्रिया में प्राथमिकता है। किसकी प्राथमिकता है? तीनों की, स्पष्टता, तथ्यात्मक प्रामाणिकता, सहजता या सुपाठ्यता। अगला प्रश्न हमारा है, T.H. सेबड़ी ने अच्छे अनुवाद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कितनी बातों पर बल दिया है? उन्होंने 3 बातों पर बल दिया है। अनुवाद प्रक्रिया के नायडा कितने चरण हैं? नायडा के अनुवाद प्रक्रिया में कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? ये हमारा प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे आपके, हमने आपको चैप्टर वाइज कराया है, जिसमें से 18 चैप्टर आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में लगा हुआ है, जिसके 9 चैप्टर 10 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हमने कराए। अगला जो चैप्टर बाकी है जल्दी ही उसकी वीडियो आएगी। धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।